सर्किल। तो इनके ऊपर भी क्या करना है, आपको पॉइंटर को एज इट इज जैसा सर्किल है वैसे ही पॉइंटर को घुमाना है। एक बार देखेंगे वीडियो में आराम से। अब बात करेंगे जो ओवल शेप है यानी एग शेप। तो एग शेप में आप देखेंगे जैसे इंसोम्निया है, तो यहाँ पर आपको एग शेप के ऊपर पॉइंटर को घुमाना है। जैसे इंसोम्निया है, इंसोम्निया के ऊपर आपको इसको पॉइंटर को घुमाना है। आप कोई भी एग शेप देखेंगे जैसे ब्लड शुगर सर्किल है, तो आपको पॉइंटर को घुमाना है डायग्नोस करने के लिए। जहाँ पर सेंसेशन तेज़ आ रही है आपको पता चल जाएगा कि इस सर्किल में कहाँ पर सेंसेशन तेज़ आ रही है। तो ये ब्लड शुगर सर्किल है। तो ये भी बहुत सिंपल है, यानी कि हमें एग शेप के ऊपर पॉइंटर को घुमाना है। अब बात करेंगे जो ओवल दोबारा शेप देखेंगे। है यानी एग शेप। तो एग शेप में आप देखेंगे जैसे इंसोम्निया है, तो यहाँ पर आपको एग शेप के ऊपर पॉइंटर को घुमाना है। जैसे इंसोम्निया है, इंसोम्निया के ऊपर आपको इसको पॉइंटर को घुमाना है। आप कोई भी एग शेप देखेंगे जैसे ब्लड शुगर सर्किल है, तो आपको पॉइंटर को घुमाना है डायग्नोस करने के लिए। जहाँ पर सेंसेशन तेज़ आ रही है आपको पता चल जाएगा कि इस सर्किल में कहाँ पर सेंसेशन तेज़ आ रही है। तो ये ब्लड शुगर सर्किल है। तो ये भी बहुत सिंपल है, यानी कि हमें एग शेप के ऊपर पॉइंटर को घुमाना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गन पिक्चर। ऑर्गन पिक्चर आज जैसे देख रहे हैं, ये लिटिल फिंगर में हार्ट की पिक्चर बनी हुई है, या फिर इसके नीचे देखेंगे तो लीवर की पिक्चर बनी हुई है, या फिर पाम के बीचों बीच, हाथ के बीचों बीच देखेंगे यहाँ पर हार्ट की पिक्चर बनी हुई है, या फिर यहाँ पे देखेंगे आप राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। या फिर इधर देखेंगे तो यहाँ पर किडनी का कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। तो इन सभी पिक्चर के ऊपर हमारे को पॉइंटर को रोटेट करना है, एज इट इज घुमाना है। एक बार वीडियो में देखेंगे हम, तो कम से कम 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। अब बात करेंगे ऑर्गन पिक्चर के बारे में। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा हार्ट का पिक्चर है। तो उस हार्ट की पिक्चर के ऊपर आपको पॉइंटर को घुमाना है। जहाँ जहाँ भी आप पिक्चर देख रहे हैं, जैसे आप देखेंगे ये लेग्स की पिक्चर है, आप अगर पोस्टर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लेग्स वाली पिक्चर के ऊपर पॉइंटर को घुमाना है, यानी पिक्चर के ऊपर पिक्चर, ये आपको इस तरीके से बनाना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये हार्ट है, यहाँ पर ये आपका लेग्स हैं, और आप इंडेक्स फिंगर पर देखेंगे तो यहाँ पे आपके हैंड्स हैं। तो इसके ऊपर पॉइंटर को आपको घुमाना है डायग्नोस करते वक्त। ये मैं आपको डायग्नोस के लिए बता रहा हूँ। तो ये है हमारे ऑर्गन पिक्चर। दोबारा देख लेंगे एक बार फिर से। अब बात करेंगे ऑर्गन पिक्चर के बारे में। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा हार्ट का पिक्चर है। तो उस हार्ट की पिक्चर के ऊपर आपको पॉइंटर को घुमाना है। जहाँ जहाँ भी आप पिक्चर देख रहे हैं, जैसे आप देखेंगे ये लेग्स की पिक्चर है, आप अगर पोस्टर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लेग्स वाली पिक्चर के ऊपर पॉइंटर को घुमाना है, यानी पिक्चर के ऊपर पिक्चर, ये आपको इस तरीके से बनाना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये हार्ट है, यहाँ पर ये आपका लेग्स हैं, और आप इंडेक्स फिंगर पर देखेंगे तो यहाँ पे आपके हैंड्स हैं। तो इसके ऊपर पॉइंटर को आपको घुमाना है डायग्नोस करते वक्त। ये मैं आपको डायग्नोस के लिए बता रहा हूँ। तो ये है हमारे ऑर्गन पिक्चर। ऑफ द हेड पेन, या फिर माइग्रेन का देख रहे हैं, ये ये भी बॉक्स फिगर है। या फिर आप देख रहे हैं लॉस ऑफ टॉप ऑफ द हेड पेन, टॉप ऑफ द हेड पेन, ये भी बॉक्स फिगर है। और या फिर फॉर हेड पेन, इसके ऊपर भी सेम टू सेम पॉइंटर को एज इट इज ही घुमाना है। तो एक बार देखेंगे ध्यान से। अब घुमाना है बॉक्स फिगर के ऊपर पॉइंटर को घुमाना है, बहुत ही सिंपल है। बॉक्स फिगर के ऊपर आपको पॉइंटर को घुमाना है, जैसी पिक्चर वैसे ही आपको करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। बॉक्स के ऊपर बॉक्स। एक बार ध्यान से देख लेंगे अब दोबारा। बात करेंगे बॉक्स फिगर के बारे में। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका जो माइग्रेन है, ये आपका बॉक्स फिगर है। तो आपने इस बॉक्स फिगर के ऊपर पॉइंटर को घुमाना है, बॉक्स फिगर के ऊपर पॉइंटर को। बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और उस गलती से हमारे को नुकसान हो जाता है। तो हमें बड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो सबसे पहला है, यूज द मशीन ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ बैटरीज।
जब मशीन का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका इस्तेमाल आप कोशिश करें कि आप इलेक्ट्रिसिटी जो एडॉप्टर साथ में मिला है तो आप उसको बिजली से इस्तेमाल करें बैटरी की बजाय। कंपनी ने बैटरी दी तो है, कंपनी ने बैटरी दी है, लेकिन वो आपकी इमरजेंसी बैकअप कर रहे थे, लाइट चली गई, है ना, हर जगह इन्वर्टर नहीं होता, आप चेकअप कर रहे हैं और लाइट चली गई, तो आपने इमरजेंसी के लिए कंपनी ने आपको दिया है ताकि किसी का प्रोटोकॉल या किसी का काम बीच में ना रुके फॉर द टाइम बिंग। मतलब हम बैटरी पे क्यों नहीं कर सकते सारा काम, हमेशा बैटरी पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी बहुत स्पीड से ड्रेन होती है, बहुत स्पीड से ड्रेन होती है बैटरी, तो इसीलिए बैटरी के इस्तेमाल के लिए मना करते हैं, केवल इमरजेंसी पर्पस के लिए ही हमें बैटरी इस्तेमाल करनी है, वरना उसको हमेशा कहीं आप डेमो दे रहे हैं, कहीं आप का ही आप इस्तेमाल करें। नंबर 2, if using it on batteries, don't forget to remove the batteries after the use। अगर आप बैटरी आपने इस्तेमाल कर ली, फॉर एग्जांपल आपने इमरजेंसी में इस्तेमाल कर ली, तो आप उस बैटरी को इस्तेमाल करने के तुरंत बाद जरूर निकाल दें, रिमूव कर दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने किसी को हेल्प करने के लिए कुछ दिनों के लिए एप्पल दी थी, तो वो भी ट्रांस डिस्ट्रीब्यूटर ही थे, तो उन्होंने बोला खराब होगी, तो मैं कंपनी में लेकर के गया मशीन को दिखाने के लिए, तो उन्होंने पीछे से इसका पीछे जो ढक्कन लगा होगा उसको निकाल करके उसने बैटरीज मेरे हाथ में पकड़ा दी, उन्होंने कहा ये लो आपकी बैटरी है। तो मेरे माइंड ने क्लिक किया, इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, उन्होंने मेरे को बोल दिया कंपनी में कि क्या आपने एक्टिव लाइफ का इस्तेमाल बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे एक साथ किया है क्या? तो मेरे मुंह से हाँ निकला, झूठ बोलने वाली क्या बात है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और मुझे खुद नहीं पता था इसके अंदर बैटरी है, क्योंकि आपने मेरे हाथ में दी है, मुझे नहीं पता था इसके अंदर बैटरी है। और अब मुझे याद आ गया, क्योंकि ये मशीन मैंने किसी को दी थी, उन्होंने इसको बैटरी लगा करके इस्तेमाल कर लिया और मुझे बताया भी नहीं कि इसके अंदर बैटरी है, और उसको निकाला भी नहीं। तो मैंने उनको एक्चुअल बताया, कह रहे चलो अभी तो वारंटी में है, आगे से ध्यान रखना, अभी तो हम उसका मदरबोर्ड चेंज कर देंगे। तो मदरबोर्ड चेंज कराने में पैसे जो खर्च होते हैं, अगर वो वारंटी में नहीं होती तो मदरबोर्ड चेंज कराने में पैसे खर्च होते हैं अच्छे खासे, तो मेरा उस टाइम पैसा तो बच गया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी एक्वालाइफ बैटरी एक्वालाइफ आपकी वारंटी में तो आप उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करते रहो, काम का नुकसान होता है, काम में रुकावट आती है, हरासमेंट होता है। हरासमेंट का मतलब है टाइम किल होता है, आप किसी का थेरेपी कर रहे हैं, आपके पास एक्वालाइफ वो चली गई, ठीक होने के लिए वो 15 दिन में वापस आ रही है, तो 15 दिन तो आपका काम रुक जाएगा ना। तो आप कभी भी कोशिश करें, अगर आपने इस्तेमाल कर भी लिए तो आप उसको तुरंत निकाल दीजिए इस्तेमाल करने के बाद। ऐसा ना हो कि आप भूल गए और आपने अगली बार उसको प्लग में लगा दिया, तो क्या होगा, उसका मदरबोर्ड खराब हो जाएगा। नंबर 3, द बीप साउंड विल एंश्योर दैट द मशीन इज फंक्शनिंग। जब आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं, चाहे पावर वाला बटन प्रेस करें, चाहे सेंसेशन कम करने के लिए, सेंसेशन इंक्रीज करने के लिए, या आप उसका मोड चेंज कर रहे हैं, या आप उसका टाइमर चेंज कर रहे हैं, हर बार आपको बीप साउंड आना चाहिए। बीच में ओके बटन दबा रहे हैं तो भी बीप साउंड आपको आना चाहिए। अगर बीप साउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब मशीन में कोई ना कोई खराबी है, ये ध्यान रखना है। होल्ड द ब्लू पॉइंटर वाइजली। नंबर 4, होल्ड द वाले दिन डिस्कस करेंगे। इफ द पेशेंट इज नॉट फीलिंग एनी सेंसेशन, ही शी इज फाइन। ये मेरी पहली बात में कवर हो गया, वैसे मैं रिपीट कर देता हूँ। उसको कोई भी सेंसेशन नहीं, हो सकता आपकी मशीन खराब हो सकता है आपका जैक लूज है, हो सकता है आपकी वायर टूटी पड़ी है, हो सकता है उसको उसको सुन पाना है, हो सकता है उसके हाथों की स्क्रीन बहुत ज्यादा टाइट है। अगर आपकी मशीन सही है और उसको किसी कारण से सेंसेशन नहीं आ रही है, या तो सुनपन है, या पैरालाइज्ड है, या हाथों की स्किन मोटी है, तो आपको क्या करना है, अच्छे खासे गर्म पानी से, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, अच्छे खासे गर्म पानी से उसके हाथ अच्छे से आपको धुलवाने, बढ़िया से धुलवाने अच्छे से। और उसके बाद अगर इसकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट है तो आपको 10 मिनट हाथ वाली बीसीएम करवानी है। और हाथों की स्किन नॉर्मल है लेकिन बॉडी पैरालाइज्ड है और डायबिटिक है,
तो आप 5 मिनट, ज्यादा करेंगे तो छाले पड़ जाएंगे। जिसकी स्किन टाइट है उसको आप 10 मिनट करा सकते हो। हाथ वाली बीसीएम करानी ताकि उसके पॉइंट स्टिमुलेट हो जाए और उसको सेंसेशन आनी शुरू। क्लियर है सभी को? उसके बाद है यू विल गेट द सेंसेशन ओनली एट पॉइंट वेयर समथिंग इज रॉन्ग। यानी कि आपको सेंसेशन वहीं पर तेज आएगी जहां पर आपको कोई समस्या है। ऐसा नहीं है। आपका रेस्पिरेटरी पे, ब्रेन आर्टरी पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर सेंसेशन आपको आनी ही आनी है, तेज आएगी। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कभी गुस्सा ना आया हो? ऐसा कोई व्यक्ति है जो कभी निराश, डिप्रेशन में ना आया हो? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कभी सर में दर्द ना हुआ हो? तो उसको ब्रेन आर्टरी पे सेंसेशन आएगा ही आएगा, है ना? तो ऐसा नहीं है कि जहां पर आपको सेंसेशन तेज आ रही है आपको वहां पर समस्या है। हाँ, पर्टिकुलरली एट दैट पॉइंट मान लेते हैं आपको शुगर वाले पॉइंट पे सेंसेशन तेज आ रही, तो आप उसका पेनक्रियास भी चेक करना है। तो पेनक्रियास पे भी आ रही तो आप उसको बताना है कि सर आपका डायबिटीज लेवल बढ़ चुका है, आपका शुगर लेवल बढ़ चुका है। 4 नंबर, और अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेरी है आज के सेशन से रिलेटेड, केवल आज के सेशन से रिलेटेड वही सवाल पूछना है जो सिर्फ आज के सेशन से रिलेटेड। ये नहीं कि सर एक पेशेंट है उसको ये है उसका क्या ट्रीटमेंट देना, वो नहीं। सिर्फ आज के सेशन से रिलेटेड अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी विपिन कुमार जी। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विपिन जी। सर पहले हम बीसीएम यूज करना है या फिर एकोलाइफ यूज करना है सर? बहुत अच्छा सवाल है विपिन जी का, लोग यहाँ पर गलतियां करते थे। बहुत बड़े सवाल पूछा विपिन जी। देखिए, एकोलाइफ के बाद आपको कभी भी बीसीएम का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले बीसीएम, एकोलाइफ के बाद नहीं। क्योंकि देखिए एकोलाइफ बीसीएम क्या करती है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को स्पाइरल फॉर्म में लेकर के जा रही है। पर्टिकुलरली आपने जिस पॉइंट पर थेरेपी दी है वो आपने उस ऑर्गन तक आपकी हीलिंग पहुंचा रहा है, और वो सारी हीलिंग को डिस्टर्ब किसने कर दिया? बीसीएम ने। तो पहले बीसीएम से ब्लड सर्कुलेशन पूरा कर ठीक से कर लो, उसके बाद फिर पॉइंट करना है। पॉइंट के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, केवल हेड केयर कर सकते हो, बीसीएम नहीं कर। ठीक है विपिन जी? और सर एक चीज और सर, जी और दूसरी बात ये सर, कभी कभी पेशेंट मतलब काफी ज्यादा भीड़ लग जाते हैं सर, तो वहां पर हम पेशेंट को मतलब खाली पेट में बुलाते हैं बीसीएम वगैरह करने के लिए गर्म पानी पीकर। तो वहां पर हाँ, सर 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं सर, तो वहां पर ठीक रहता है सर वहां पे पेशेंट को भूखे रखना उतना देर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम तो बोलते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट 9 बजे तक हो जाना चाहिए पेट भर के, है तो ना? उस तरह कैसे मैनेज क्या किया जाए सर? खाना खाने के 1 घंटे के बाद आ सकते हैं ना। ये किसने बोला कि अच्छा इसका मतलब तो फिर क्या लोग इवनिंग में थेरेपी कर ही नहीं सकते, है ना? फिर तो सारी थेरेपी मॉर्निंग में होनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग। ऐसा नहीं थी, सिर्फ खाने का 1 घंटे का गैप करना है। अगर सुबह पेशेंट ने नाश्ता कर लिया 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, कभी भी, तो उसके 1 घंटे के बाद बुला करके उसको थेरेपी स्टार्ट कर दो। सिंपल। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। सरवरी खातून जी। गुड इवनिंग सर। देखो मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि कम से कम 7 साल की उम्र होनी चाहिए। अब 5 साल का बच्चा भी, उसकी स्किन भी सेंसिटिव होती है। जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है ना तो उसका माइंड थोड़ा सा मैच्योर होने लग जाता है, वो बता सकता है कि मुझे हल्का लग रहा है, मीडियम लग रहा है, तेज लग रहा है। तो 7 साल का बच्चा बताने लायक हो जाता है। तो आप उससे कम उम्र के बच्चों को ना करें तो ज्यादा बेटर है। जी सर, मेरा मेरा सोच है कि मतलब मैं क्योर करूँ, उसको अच्छा करूँ, ना कि खराब कर दूँ। तो उसके यस, लिए मुझे ये बिल्कुल सही सही सवाल है। थैंक यू सर। वेलकम मैम। HD प्रशांत सचिन जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी अ, प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। जी जी सर, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि एक बार सर ऐसा वाकया हुआ कि सर बाएं हाथ में उसके प्रॉब्लम थी, मतलब उसका मुड़ा हुआ था। तो सर बाएं हाथ की जगह राइट हैंड पे अगर हमें चेक करना है तो उसके पॉइंट्स या सर उसकी मुझे PDF क्या पॉइंट्स अलग होते हैं या वैसे ही होते हैं? सेम है, सेम है, सेम पॉइंट।
अब देखो ना, मान लेते अच्छा अच्छा देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मेरा हार्ट हम्म, लेफ्ट हैंड में लिटिल फिंगर में यहाँ पर आ रहा है, तो जी दूसरे हाथ में भी लिटिल फिंगर पे इधर ही आएगा ना। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरा एक नंबर इधर आ रहा है, तो दूसरे हाथ हाँ में भी एक नंबर इधर ही आएगा ना, है ना। अच्छा तो अच्छा हाँ, तो पॉइंट तो वही सेम है, प्रॉब्लम थी डायरेक्शन ही तो, जी जी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन तो वही रहेगी ना। अब ब्रेन आर्टरी मिडिल फिंगर में यहाँ पर है, तो उधर भी मिडिल फिंगर में इधर ही आएगी कहीं भी। तो बाएं और दाएं हाथ में सेम पॉइंट सेम जगह होते हैं सब सेम सेम जगह होते हैं, अलग अलग नहीं होते कि लेफ्ट हैंड के अलग होंगे राइट हैंड के अलग होंगे। अब रिकमेंडेशन ये होती है कि हमारी हम लेफ्ट हैंड में करें। अगर ऐसे केसेस आता है जैसे आपके पास है, उसका हाथ मुड़ा हुआ है, तो आप उसका राइट हैंड में चेकअप करो, बिल्कुल। ठीक थैंक यू सर वेलकम सर। और नेक्स्ट ले लेते हैं कमलापति जी। जी प्रणाम सर। प्रणाम कमलापति जी, प्रणाम। थोड़ा सा मार्केट में, लेकिन हम वही बैठ के हम सुन रहे थे पूरा। तो सर ये जानना चाह रहे थे, एक्यूलैब से जो करने के बाद में गर्म पानी की एडवाइस होती है क्या? यस, डायग्नोस मैंडेटरी है। करना। नहीं, अच्छा डायग्नोस के बाद नहीं, डायग्नोस में तो क्या है, डायग्नोस में कोई जरूरत नहीं गर्म पानी की। डायग्नोस तो पेशेंट आज करा करके चला गया, हो सकता है वो ट्रीटमेंट कराने आए या ना आए, तो हमारे गर्म पानी पिलाने से कुछ होगा भी नहीं, है ना। जब वो थेरेपी कर रहे हैं, वो 15 दिन की थेरेपी चलेगी पेशेंट की लगातार, उसको हम डेली गर्म पानी देंगे उसके साथ साथ, तो उससे क्या होगा, उसके सारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब एक्सपेल हो जाएंगे थ्रू यूरिनेशन। तो थेरेपी के बाद आपको गर्म पानी जरूर पिलाना चाहिए, डायग्नोसिस के बाद कोई जरूरी नहीं। एक्यूलैब से थेरेपी देंगे उसमें भी, जैसे बीसीएम से देंगे तब तो मैंडेटरी है, लेकिन एक्यूलैब से थेरेपी देंगे उसके बाद भी यस, गर्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब पेशेंट आपके अच्छा पास आया, सेंटर पे आया, आपने उसको बीसीएम कराया, बीसीएम के बाद आप उसको गर्म पानी पिलाएं या ना पिलाएं, एक्कोलाइफ के बाद जरूर पिलाना है ना। अगर पेशेंट अच्छा खाली बीसीएम बीसीएम कराने आ रहा है, तो बीसीएम के बाद गर्म पानी पिला दो। लेकिन बीसीएम के बाद अगर एक्कोलाइफ का ट्रीटमेंट देना है, तो एक्कोलाइफ के बाद पिला दो उसको, मतलब बेसिकली थेरेपी के बाद गर्म पानी पिलाना ही है। अच्छा, पहले की आवश्यकता तो नहीं है सर? एक्यूलैब से थेरेपी देने से पहले तो आवश्यकता नहीं ना ना ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं, बाद में जरूर पिलाना है। है? थैंक यू सर। वेलकम सर। पंकज कुमार यादव जी। पंकज कुमार यादव जी, म्यूट कर लीजिए। शायद नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ले लेते हैं ज्योति वत्स। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर ये जो मुझे पूछना था, जो आपने ये इम्यूनिटी पॉइंट बताया है, जैसे यहाँ पे लिखा है शाओशेंग पॉइंट और इसमें लिखा है कफ इन्फ्लुएंजा और इन सब के लिए होता है, तो इसे ये कैसे थेरेपी डिसाइड पॉइंट, करेंगे कि नहीं नहीं, ये जो पॉइंट है ना शाओशेन, ये जी आपका जी इम्यूनिटी पॉइंट भी है और ये थेरेपी पॉइंट भी है। तो जब हम थेरेपी ओके देंगे, क्योंकि जो थेरेपी का जो डे है वो हमारा परसों का है, डे आफ्टर टुमारो, है ना। तो उसमें ओके हम बताएंगे, इसको डिटेल में बताएंगे शाओशेंग से कौन कौन सी बीमारी कैसे ठीक होती है। हमने तो जी खड़े एक बार इम्यूनिटी चेक करने के लिए उसको लगाया। तो ओके शाओशेंग हमारा इम्यूनिटी को चेक करने वाला भी है और थेरेपी देने वाला है, ये एक पॉइंट है। बाकी येलो पॉइंट भी है, लेकिन वो इम्यूनिटी के लिए नहीं है, इम्यूनिटी के लिए